हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 5G क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत टाइम बाद मैं अपने चैनल पे आ रहा हूँ, वीडियो लाऊंगा। अब डेली वीडियो आएंगी। जैसे मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया था दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में, आकाशगंगाओं के बारे में और चट्टान के बारे में, इसके अलावा कुछ उत्तराखंड के बारे में भी पढ़ाया था आपको। तो आज दोस्तों हम शुरू करते हैं तारों का जीवन चक्र। तारों का भी क्या होता है? जीवन चक्र होता है। तारों का जन्म होता है, विकास होता है, मृत्यु होती है और अवशेष बचता है, वृद्धावस्था होती है। सभी अवस्थाएं तारों की भी होती है। जैसे मनुष्य का होता है, जन्म होता है, फिर युवा होता है, युवा होने के बाद वृद्धा होता है, बूढ़ा होता है, फिर बूढ़ा होने का मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद अवशेष बच जाता है। जो उसका शरीर बचता है उसको अवशेष कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और सरल तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तारों से संबंधित भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सुपरनोवा विस्फोट से बहुत बार पूछा जा चुका है कि सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है करके। तो हम पूरा इसका जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जानते हैं कि तारे क्या होते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे? तारे क्या होते हैं। तो दोस्तों, तारे क्या होते हैं? ब्रह्मांड में खगोली पिंड का मतलब, जैसे हमारा ब्रह्मांड है उसको खगोल कहते हैं। तो खगोली पिंड जो होते हैं, बड़े बड़े जो पिंड होते हैं, वो पिंड क्या होते हैं? प्रकाशवान, यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाले पिंडों को तारे कहते हैं। ऐसे प्रकाश उत्पन्न करने वाला क्या है? एक सूर्य है जिसको युवा तारा कहते हैं। वो भी एक तारा है कि वो बहुत नजदीक है, इसलिए बड़ा दिखाई देने लगता है। तो ये तारों का निर्माण कैसे होता है? ये तारे कहाँ होते हैं? तारे जो होते हैं हमारे आकाश गंगाओं के अंदर होते हैं। और हमारे आकाश गंगाओं में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। 3 क्या होती है? घुलनशील भुजाएं होती है। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं। 100 अरब आकाश गंगाओं में से दुग्ध मेघला नामक आकाश गंगा में क्या है? हमारी पृथ्वी है। क्या है? पूरा सौर मंडल क्या है? दुग्ध मेघला नामक आकाश गंगा में है। और बाकी आकाश गंगाओं में क्या है? तारे मौजूद हैं। और आकाश गंगाओं में ही तारों का जन्म होता है, मृत्यु भी सब क्या कहाँ होती है? आकाश गंगाओं में। ब्रह्मांड कितने हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं। ध्यान याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों, 3 भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो अब जो आकाश गंगाओं में क्या होता है? घूर्णनशील गति। मैंने कहा कि 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। तो तीनों भुजाएं क्या करती हैं? गति करती हैं, घूर्णनशील गति करती हैं। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। उनमें क्या होता है? परिवर्तन होगा। अगर आप लोग कोई साइंस वाले हैं तो ये समझेंगे, 2 परमाणु मिलकर तीसरे परमाणु का निर्माण करते हैं। यानी 2 हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर तीसरे परमाणु का निर्माण करते हैं। और बहुत तीसरा परमाणु क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया का मतलब इसमें लाइट होती है, यह जलता है, चमकता है, लाइट उत्पन्न होती है। यही जो लाइट उत्पन्न होती है वह तारों में होती है। तारों में क्या होता है? हीलियम और हाइड्रोजन मौजूद होने से क्या होती है? तारों में लाइट होती है। और दोस्तों, क्या होता है? जो तीसरी भुजा होती है, इसके घुलनशील चक्कर लगाने से, घुलनशील गति होने से क्या होता है? तीसरी भुजा में नेबुला नामक, यानी नेबुला जिसको कहते हैं प्रोटोस्टार। नेबुला यानी प्रोटोस्टार, यानी भ्रूण तारा। इंसान का जन्म कैसे होता है? भ्रूण से होता है। और तारों का जन्म कैसे होता है? भ्रूण से होता है। इंसान का जन्म भी भ्रूण से होता है। तो तारों को भी क्या कहेंगे? इनका जो जन्म की स्थिति, इसको प्रोटोस्टार यानी भ्रूण तारा के नाम से जानते हैं। इसको क्या नाम से जानते हैं? भ्रूण तारा। कभी भी पूछा जाता है कि भ्रूण तारा क्या होता है, भ्रूण तारा क्या होता है, जन्म की स्थिति जब होती है तो उसको भ्रूण तारा कहते हैं। तो जब यहाँ तीसरी भुजा में घुलनशील गति होती है, क्या होती है? घुलनशील गति होती है, हलचल होती है। तो यहाँ से एक तारा निकल के आता है जिसको प्रोटोस्टार कहते हैं। और यही प्रोटोस्टार क्या होता है? फिर इसका रूप थोड़ा बढ़ जाता है। थोड़ा रूप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। थोड़ा रूप बढ़ जाता है, विकास की स्थिति आ जाती है। मुख्य विकास की स्थिति आ जाती है। यह सूर्य के समान दिखाई देने लगता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है और सूर्य के समान दिखाई देने लगता है। उसके बाद
दोस्तों क्या होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है और बृहद तारा, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, बृहद हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, बृहद तारा कह देंगे। और फिर उसके बाद रक्त दानव तारा। रक्त का मतलब समझो कि लाल, क्या हो गया, लाल। रक्त कैसा होता है, लाल होता है। तो इसमें अब ये भी समझो, प्रोटो स्टार के समय क्या होती है, गैसों की मात्रा थोड़ी कम होती है, फिर धीरे धीरे गैसों की मात्रा बढ़ती है और यह सूर्य के समान दिखाई देने लगता है। जब गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जब इंसान युवा होता है तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसी तरह तारे में भी क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, मतलब हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो सूर्य के समान दिखाई देने लगता है, फिर बृहद तारा हो जाता है। इस समय लाइट में भी इसमें बहुत ज्यादा लाइट होती है। इसके बाद फिर धीरे धीरे इसकी गैसों में कमी होती है और इसका कलर भी चेंज होने लगता है, यह लाल दिखाई देने लगता है, थोड़ा लाल दिखाई देने लगता है, जिसको रक्तदानव तारा कहेंगे। फिर उसके बाद इसकी आती है वृद्धावस्था की अवस्था। कौन सी आती है, वृद्धावस्था की अवस्था आती है। वृद्धावस्था में इसको रक्तदानव बोलते हैं। रक्तदानव के बाद फिर धीरे धीरे इसकी लाइट में भी कमी होती है, गैसों में भी कमी होती है और इसका कलर और ज्यादा लाल हो जाता है, लाल रक्तदानव कहते हैं। इस समय क्या कहते हैं, इस समय हल्का लाल दिखाई देने लगता है, इस समय हल्का लाल दिखाई देने लगता है। और जब यह वृद्धावस्था में लाल रक्तदानव तारा के नाम से जाना जाता है, तो इस समय बहुत ज्यादा लाल दिखाई देने लगता है, क्योंकि लाइट में बहुत कमी हो जाती है, हल्की सी लाइट जली रहती है तो यह लाल दिखाई देता है और इसका आकार जो होता है बड़ा हो जाता है और इस वजह से इसमें लाइट में कमी होती है तो यह लाल दिखाई देने लगता है। इसके बाद अगली स्थिति आती है मृत्यु की स्थिति। अब वृद्धावस्था के बाद तो अगली स्थिति मृत्यु ही आती है। तो मृत्यु की स्थिति में क्या होता है, जो गोल था तो अभी बादल की तरह हो गया, इसका आकार क्या हो गया, बादल की तरह, अभी बादल की तरह दिखाई देने लगता है, जिसको ग्रही नेबुला कहते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं, ग्रही नेबुला के नाम से जानते हैं। अब यही ग्रही नेबुला में एक केंद्र बच जाता है। अब केंद्र, बाहर की जो गैसें हैं सारी जल गई हैं, सारी गैसें समाप्त हो गई हैं, अब केंद्र में बचा हुआ गैस क्या बचा है, केंद्र में गैस बचा हुआ है, क्योंकि इसका केंद्र जो होता है बहुत सघन होता है, यानी बहुत कठोर होता है। तो इसके बाद मृत्यु की स्थिति में नेबुला का आकार बन जाता है इसका। फिर उसके बाद जब लास्ट स्थिति क्या आती है कि बाहर का सारे हीलियम और हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है, सिर्फ केंद्र बचा रहता है इसका। केंद्र क्या होता है, सघन होता है, बहुत कठोर होता है, तो केंद्र बचा रहता है। जो बाहर का जो नेबुला है, तो केंद्र में क्या होता है, विस्फोट होता है। केंद्र में क्या होता है, एक विस्फोट होता है। जो विस्फोट क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका गया है कि सुपरनोवा विस्फोट किसे कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कौन सी स्थिति में होती है, सुपरनोवा तारा किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये याद रखना, सुपरनोवा विस्फोट मृत्यु की स्थिति में होती है। सुपरनोवा तारा किसे कहते हैं, जब तारे की गैसों में कमी हो जाती है, उसमें एक महाविस्फोट होता है, यानी एक विस्फोट होता है, उसको सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यानी ऐसा भी कह सकते हैं, तारे के विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं मृत्यु की स्थिति में। तो इसके बाद क्या है, जो सुपरनोवा विस्फोट होता है, ये विस्फोट होने के बाद ये केंद्र जो है बहुत सघन होता है, केंद्र निकल कर, इसको क्या कहेंगे, केंद्र को काले बौने तारे के नाम से जाना जाता है। अब जो ये केंद्र है, केंद्र को क्या बोलेंगे, काले बौने तारे के नाम से जानते हैं। फिर जो ये बाहर का ये विस्फोट होने के बाद जो बाहर का नेबुला बचा, ये साइड हो जाता है और केंद्र अलग हो जाता है। पहले तो ये बहुत काला होता है, सघन होता है, काला होता है, फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता है, फिर से इसमें लाइट निर्माण होने लगती है, तो इसको न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। न्यूट्रॉन मतलब केंद्र का जो तारा निकल के आता है उसको न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। और जो ये नेबुला बचा, नेबुले को अवशेष बोलते हैं, नेबुले को क्या बोलते हैं, अवशेष बोलते हैं। ये अवशेष क्या करता है, ब्लैक होल अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि ब्लैक होल में बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल ब्लैक होल की बहुत ज्यादा है। तो ब्लैक होल अपनी ओर, जो ये नेबुला है, इसको अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि जब तारा यहां से मृत्यु से इस स्थिति में होता है, तो यहाँ पर तारे में भी ग्रेविटी होती है, इस वजह से ब्लैक होल अपनी ओर नहीं खींच पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन हीलियम समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु में सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है और न्यूट्रॉन तारे में जो है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बचा रहता है और नेबुला में
कुछ नहीं बचा रहता है, ये सिर्फ अवशेष होता है। तो ब्लैक होल अपनी ओर इसको खींच लेता है और अपनी ओर समा लेता है। तो हम कभी देखते भी हैं कि तारा चलता है आसमान में, तो हमें लगता है कि तारा टूट रहा है, कहते भी हैं, कहावत है कि तारा टूट रहा है करके। तो दोस्तों उस समय क्या होता है, ये स्थिति हो रही होती है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो एकदम से अपनी ओर ये नेबुला अपनी ब्लैक होल नेबुला को अपनी ओर खींच लेता है और न्यूट्रॉन तारा अलग हो जाता है, जो छोटा दिखाई देने लगता है। फिर न्यूट्रॉन तारे में धीरे धीरे गैसों का जमाव होने लगता है और फिर आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के बाद फिर से यह बृहद होता है, मृत्यु होती है, वृद्धावस्था आती है। मतलब ये चक्र चलता रहता है। यानी जैसे इंसानों का चक्र चलता रहता है कि पैदा होते हैं, विकास होता है, युवा होता है, वृद्धा होते हैं, मृत्यु होती है, तो ऐसी चक्र तारों का भी चलता रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आपको कहीं पे समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि कमेंट से ये पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आगे क्लास किस टाइप की पढ़ानी है, और मतलब सरल से सरल तरीके से कैसे हम मतलब मैं आपके लिए क्लासें लाऊं, कमेंट में ज़रूर बताइए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है दोस्तों, तो ऐसे टॉपिक आते रहेंगे, ज्योग्राफी से नए नए टॉपिक अभी आते रहेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग से, इससे मतलब सबसे टॉपिक आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।